हेलो स्टूडेंट बच्चों, ये मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 16 है और इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डिटेल में इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इनके रिलेशन के बारे में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, डेफिनेशन बताया था, उसके एग्जाम्पल करवाए थे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। बच्चों, मैंने आपसे यह बताया था कि जब आप किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम की कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। एटम नंबर वाइज कितना प्रेजेंट है उसे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे और कौन कौन से एटम प्रेजेंट है उन सभी को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके बाद बच्चों हमने आपको बताया था इंपेरिकल फार्मूला और वहां बताया था कि सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे जो भी एटम प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज मैं इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की कंडीशन को आगे बढ़ाता हूं और साथ ही साथ आपको यह बताने वाला हूं कि जो परसेंटेज बाय वेट एलिमेंट का किसी गिवन कंपाउंड में दिया रहेगा या मास का रेशियो दिया रहेगा जो जो एलिमेंट प्रेजेंट उनका किसी कंपाउंड में, तो उस केस में हम इंपेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे प्रॉब्लम कराने वाला हूं डिफरेंट टाइप का। तो जो बच्चे जेडबलई नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो सारे प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करें, और जो बच्चे सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं वो सिर्फ थ्योरी को पढ़ें, ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल देख लें। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में न्यूमेरिकल आपको नहीं पूछता, अगर आप नहीं सॉल्व करते ये समझ के कि हम बोर्ड पढ़ रहे हैं कोई जरूरत ही नहीं, बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं और कंडीशन है कि सबसे पहले हम बात करेंगे इंपेरिकल फार्मूला का। इसमें क्या होता है बच्चों, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं बच्चों। जैसे अगर हम बात करें बेंजीन का, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन, जहां पे 6 एटम प्रेजेंट है कार्बन का और 6 एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन का। बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी कंपाउंड में ये जो नंबर होता है ये बताता है कि कार्बन कितने टाइम्स वहां रिपीट हुआ है। तो C6 मतलब 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ओके, अब ये तो एग्जैक्ट नंबर वाइज है। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं बच्चों तो सीधा बात है कि सिंपलेस्ट रेशियो जब आप निकालेंगे तो देखो 6 कॉमन है, 6 यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 1:1, तो मतलब CH। दिस इज व्हाट, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ व्हाट, बेंजीन, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक काम और करना, इंपेरिकल फार्मूला मास और इसका निकाल लो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला मास और इंपेरिकल फार्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का कितना हो जाएगा बच्चों 78 ग्राम या 78 नॉर्मली लिख लो, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा आपका 12 और 1 13, ठीक है। तो अब आपको एक काम करना है कि इनका रेशियो निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। ओके, और इसका नाम दिया हमने बच्चों n, ठीक है। और इसका जो n का जो वैल्यू है ये ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा, इंटीजर होगा हमेशा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हो जाएगा किसका, n का। ये वैल्यू एक इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये है कि जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और इंपेरिकल फार्मूला मास का रेशियो निकालेंगे n का वैल्यू आ जाएगा। जैसे अब हम अगर बेंजीन के लिए निकालें n का वैल्यू, तो देखिए फॉर बेंजीन अगर n निकालते हैं तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है 78 एंड इंपेरिकल फार्मूला मास कितना है 13। तो 78/13 करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 6, तो मतलब n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 6, ठीक है। अब इसका क्या यूज है वो मैं आपको बताता हूं। तो जब आप रिलेशन फाइंड करते हैं
रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, इसमें इस n के वैल्यू का जरूरत पड़ेगा। और रिलेशन ये है बच्चों कि इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कंडीशन आप याद रखें। अब सीधा बात मैं आपको बता दूं कि ये जो n का वैल्यू है, अगर आप इंपेरिकल फॉर्मूला में उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये मल्टीप्लाई कहां पे होगा, तो सीधा बात याद रखना बच्चों कि जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बात करते हैं और इंपेरिकल फॉर्मूला का बात करते हैं तो सिर्फ डिफरेंस यहां पे किस बात का है, नंबर ऑफ एटम के रिप्रेजेंटेशन का। किसी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने एटम है उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं तो हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब आप सिर्फ सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मतलब नंबर ऑफ एटम में चेंजेस है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है अगर इंपेरिकल फॉर्मूला में और आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर, तो सीधी बात कि ये n का वैल्यू कहां मल्टीप्लाई होगा, जिस पॉइंट पे आप एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम के साथ ये n का वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और जो भी एलिमेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उन सभी के पास जाके ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। और मान लो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, इसमें n के वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो यहां से क्या आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब फिर से वही बात कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला में किस बात का डिफरेंस है, नंबर ऑफ एटम के रिप्रेजेंटेशन का। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें n डिवाइड करने के बाद सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एटम जिस पॉइंट पे आपने रिप्रेजेंट किया है और जो एलिमेंट है उन सभी के नंबर ऑफ एटम से इस n के वैल्यू से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आ जाएगा क्या आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इसको आप इस एग्जांपल से समझे बच्चों। कंडीशन क्या है कि जैसे हमने बेंजीन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास दिया, वैसे तो अभी हमने कैलकुलेट किया है तो n का वैल्यू यहां से आ जाएगा। और सपोज हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पता है और निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन, तो क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आपका CH। तो ऐसा नहीं कि ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाइड रहेगा, ये कहां जाके मल्टीप्लाई होगा, जहां पे आपने लिखना है नंबर ऑफ एटम। तो बच्चों ये 6 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा और यहां वैल्यू आ जाएगा C6H6। तो देखिए ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और उससे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सीधा याद रखिए कि इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय n। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, C6 और H6 है, तो डिवाइड में क्या कर देंगे बच्चों 6। तो ये 6 कहां डिवाइड होगा, जिस पॉइंट में आपने एटम को रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब देखो यहां पे एटम यहां पे, तो यहां पे क्या कर देंगे आप 6/6 और ये 6/6, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। तो क्या हो गया फॉर्मूला बच्चों, CH। तो इस तरीके से आप यूज करिएगा इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का रिलेशन निकालने में, किसका, वैल्यू ऑफ n का। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कोई दिक्कत जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अच्छे से समझ में आ रहा है ये भी कमेंट करके बताइए। आपका हर एक कमेंट हमें खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए आपको कमेंट का जरूरत है, समझ लीजिए सीधी बात। ओके, क्योंकि मैं कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं हूं, ये पिछले 1-1.5 महीने से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डाल रहा हूं पहली बार, ठीक है, समझ गए, तो इस वजह से। ओके बच्चों, और मेरा मानना यह है कि समय के साथ इंसान के अंदर चेंजेस आना चाहिए, ठीक है, तो बस इसलिए आपके रिव्यू बहुत जरूरी है, रियल रिव्यू, ठीक है बच्चों। अब देखो फिर से सीधी बात कि n इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इसके बाद है बच्चों कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ये दो रिलेशन याद रखिएगा, n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगा, n कहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो जहां पे आप एटम को रिप्रेजेंट करते हो उस पॉइंट पे जाके n मल्टीप्लाई होगा। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आप n डिवाइड कर रहे हो तो कहां डिवाइड होगा, जिस पॉइंट पे आप एटम को रिप्रेजेंट करते हैं उसी पॉइंट पे जाके n से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। सीधा बात आप ध्यान रखना बच्चों, मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल कराने वाला हूं, ठीक है, आप ध्यान से देखना, सीखते जाना, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको कराता हूं, क्वेश्चन है, आप लिखते जाएं क्वेश्चन
क्वेश्चन है बच्चों कि इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन is 13 and molecular formula mass of acetylene and benzene is 26 and 78 respectively. Calculate molecular formula of acetylene and बेंजीन। ओके बच्चों, अब इसमें एक चीज और गिवन है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन इज 13 एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन इज 26 and 78 रिस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन। और एक चीज और दिया है कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन इज CH, तभी तो 13 होगा। 12 + 1 क्या आपका 13। ये चीज भी आपके पास गिवन है बच्चों, ठीक है। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो अगर हम n का वैल्यू निकाल रहे किसके लिए, एसिटिलीन के लिए, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका यूज करेंगे हम, एसिटिलीन का। और यहां दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन 26 78। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 26 और इंपेरिकल 13। तो n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। तो अब यहां से हम लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन इज इक्वल टू 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कि ये यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, नीचे जो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जहां पे आप एटम को रिप्रेजेंट करते हैं वहीं पे ये नंबर जाके मल्टीप्लाई होगा बच्चों। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, ये C2H2। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया किसका, एसिटिलीन का। बहुत इजी है बच्चों, कोई टेंशन नहीं। अब हम यहां से n का वैल्यू निकालते हैं फॉर बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ बेंजीन जिसका वैल्यू क्या है 78 और डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला 13, कितना आ गया बच्चों 6। अब यहां देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 6 इंटू CH। तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां, तो आ जाएगा वैल्यू बच्चों C6H6। दिस इज व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा। मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि आप अगर सीक्वेंसली आप अच्छे से लेक्चर देखेंगे सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, ठीक है। बहुत इजीली आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं और JEE नीट लेवल तक के सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जहां पे मैं कंपाउंड लिख के दूंगा, उसमें आपको देख के कंपाउंड ये डिसाइड करना है कि n का वैल्यू क्या होगा और उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन अभी जैसे यहां लिखता हूं, जैसे मान लो अगर लिखा है बच्चों H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अगर बात करें हम SnCl2 का, ठीक है, यह हम बात करें AlCl3 का, ठीक है, तो ये एक कंपाउंड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पे 2 हाइड्रोजन और 2 क्या आपका ऑक्सीजन, एग्जैक्ट नंबर। अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला बात करें तो हमको सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहां से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, यहां से 2, तो क्या आ जाएगा आपका HO। तो दिस इज व्हाट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ H2O2 एंड वैल्यू ऑफ n कितना हो जाएगा बच्चों, जो आप कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है, जो आप कॉमन निकाल रहे हो वही तो वैल्यू हो गया किसका, n का।
क्योंकि आपने क्या देखा है कि भैया इंपेरिकल फॉर्मूला में जब हम n मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला n है, तो जो n बाहर आप निकाल रहे हो वहां से जो वैल्यू निकल रहा है वही वैल्यू हो गया किसका, n का। तो अगर मान लो हम यहां से 2 बाहर निकाल रहे तो क्या हो जा रहा है आपका HO, मतलब n का वैल्यू क्या हो गया 2। समझ गए? तो ये कंडीशन है बच्चों। और वैसे भी आप देख लीजिए, इसका हो जाएगा 34 और इसका हो जाएगा 17। 34/17 आप करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका 2। तो इनका वैल्यू क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, और आप देखो इनके बीच का रिलेशन भी आप देखिए, जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा H2O2, और जैसे इसमें 2 डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा H2O2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 1 HO। सीधा बात आप समझ गए बच्चों। तो अभी मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा, आप उसका इंपेरिकल फॉर्मूला और वैल्यू ऑफ n कैलकुलेट करिएगा। एक टेबल में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ n and empirical formula of following। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अभी इसमें देखते जाइए। फर्स्ट है कंपाउंड H2O2, सेकेंड है B2H6, थर्ड FeSO4, फोर्थ है बच्चों C4H10, फिफ्थ है CS3COOH, सिक्स है C12H22O11, सेवन है Al2O3, एट है CA3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, 9 है C6H12O6। इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन लिखूंगा, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूं बच्चों। अब ये कंपाउंड हो गया, इसके बाद हम यहां लिखेंगे कॉलम इंपेरिकल फॉर्मूला और वैल्यू ऑफ n। इसके बाद इधर आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 में, तो ये दिया हुआ बच्चों C12H22O11, इसका निकालना आपको इंपेरिकल फॉर्मूला एंड वैल्यू ऑफ n। ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है, मतलब ये क्या दे रखा है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है कंपाउंड का। 11 नंबर है बच्चों H2SO4, ठीक है, 12 है H3PO4, 13 है बच्चों SnCl2, 14 है आपका N2H4 एंड 15 है आपका H2S। ठीक है, समझ गए? अब देखिए कैलकुलेट करना है, तो यहां से देखिए कॉमन क्या निकलेगा, 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला इसका HO। तो जो बाहर निकल रहा है कॉमन वही तो वैल्यू है क्या आपका n का। ये तो बिना फॉर्मूला यूज कर रहे निकालने का मेथड बता रहा हूं। यहां B2H6, तो बच्चों 2 कॉमन है, यहाँ पे डाइबोरॉन नाम होता है इसका। यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 अगर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 3 जा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर BH3 इज इंपेरिकल फॉर्मूला, और इसमें भी n का वैल्यू 2। FeSO4 1:1:4, ये ऑलरेडी क्या है बच्चों सिंपल रेशियो, तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा FeSO4, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1। C4H10, अगर 4:2 आप 10 रखेंगे तो देखिए कॉमन फैक्टर यहां से 2 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा पर 2:5, तो C2H5, n का वैल्यू 2 आ गया। CH3COOH, तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा ये CH2O, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 2, क्योंकि आपने 2 कॉमन निकाला है इसलिए। C12H22O11, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। तो इसमें से देखिए 12:22:11 बच्चों, ये ऑलरेडी सिंपल रेशियो में, क्योंकि यहां से कुछ और कॉमन ही निकलने वाला, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा C12H22O11, n का वैल्यू 1। इसके बाद देखिए Al2O3,
तो ये ऑलरेडी 2:3 सिंपल है, तो क्या हो जाएगा आपका Al2O3 ही होगा, वैल्यू 1। यहां पे देखिए CH3PO4 होल ट्वाइस, ये भी सिंपल रेशियो ही है, तो ये क्या हो जाएगा CH3PO4 होल ट्वाइस और वैल्यू क्या हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। C6H12O6, तो 6:12:6 मतलब 1:2:1 में ये ब्रेक होगा, तो ये भी आ गया बच्चों CH2O, बट यहाँ पे N का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। सेम अगर यहां पे आते हैं तो ये तो बता चुका हूं आपको, क्या हो जाएगा इसका C12H22O11, N का वैल्यू 1, H2SO4 2:1:4, तो देखिए ये सारे सिंपल में ऑलरेडी, ठीक है 2:1:2 कुछ कॉमन है निकलने वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका H2SO4 का H2SO4 ही रह जाएगा, N का वैल्यू 1 लेंगे। H3PO4 में भी वही बात है 3:1:4, तो क्या हो जाएगा बच्चों H3PO4 का H3PO4 ही रहेगा और N का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। SnCl2 में भी SnCl2 ही रहेगा, N का वैल्यू हो जाएगा 1। N2H4, ठीक है N2H4 में देखिए 2:4 है, तो यहां से 2 बाहर निकल रहा है कॉमन, तो 2 1 2 2 2 4, तो 1:2 आ जाएगा, आंसर इससे क्या हो जाएगा NH2 और N का वैल्यू 2 हो गया। और H2S में बच्चों H2S ही रहेगा और ये आ गया 1, तो ये वैल्यू ऑफ N है, जो कि आप किसी कंपाउंड को देखकर कैसे डिसाइड करेंगे वो मैंने आपको एक मेथड बताया, जिसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। सीधा बात है, आप जो भी अगर कंपाउंड दे रखा है उसमें से जो कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल के सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्जन के बाद जो आपको दिखेगा सिंपलेस्ट रेशियो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो पूरी बात मैंने आपको यहां पे पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर किसी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जो भी एटम प्रेजेंट है, उसका मास का रेशियो या परसेंट बाय वेट, दैट इज नॉर्मली इसको परसेंटेज आप बोल सकते हैं, गिवन हो, तो आप उसके हेल्प से इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि कभी भी डायरेक्ट परसेंटेज का यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप नहीं निकाल सकते, तो बच्चों पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, एंड आगे फिर अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो उस इंफॉर्मेशन का यूज करने के बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों एक सीक्वेंस बताऊंगा, एक पैटर्न बताऊंगा, एक अरेंजमेंट बताऊंगा, जिसको आप फॉलो करोगे और उसके हिसाब से ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बहुत इजीली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो जो टॉपिक है, पहले उस टॉपिक का हम लोग नाम लिखेंगे। टॉपिक का नाम आप लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला of the compound with the help of given percent of element by weight or mass ratio in कंपाउंड। मास का रेशियो दिया रहे या आपको परसेंटेज दिया रहेगा, तो आप उसके थ्रू कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे ये मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं। लेकिन जो दिया रहेगा वो परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है, या फिर मास का रेशियो दिया रहेगा। और ये परसेंटेज कैलकुलेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई कंपाउंड दिया है तो कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है ये आप फाइंड करो। तो उसमें क्या करते थे, वेट ऑफ एलिमेंट गिवन कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100 करते थे ना। तो अब उल्टा परसेंटेज दिया है,
हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसका यूज करके फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड में से आपको जो बढ़िया लगे उसे अप्लाई करना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, क्या करना है वो आप देखना। दोनों मेथड ही इजी है, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, बट मैं उसको दो तरीके से बताता हूं ताकि अगर बच्चों को एक मुश्किल जाए तो दूसरे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं इसको दो ग्रुप में बताऊंगा। पहले मैं फर्स्ट मेथड आपको बताता हूं कि फर्स्ट मेथड में आप क्या करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि एक कंपाउंड में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट का लिस्ट बनाओ, मतलब एक कॉलम बनाओ, एलिमेंट का लिस्ट बनाइए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलिमेंट लिख देंगे, एलिमेंट। तो यहां पे बच्चों हम लिख देंगे एलिमेंट का नाम जो भी रहेगा गिवन कंपाउंड में उसका। दूसरे में पर बच्चों हम लोग मेंशन करेंगे परसेंटेज, जो परसेंट, ठीक है, बाय वेट इन गिवन कंपाउंड और मास रेशियो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में बच्चों हमने क्या किया, एलिमेंट का नाम लिखा। दूसरे कॉलम में क्या करेंगे कि जो भी एलिमेंट है उसका जो परसेंटेज है उसके सामने दूसरे कॉलम में हम लिख देंगे, या फिर मास का रेशियो दिया रहेगा तो मास के रेशियो को लिख देंगे। थर्ड में बच्चों इस परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, ठीक है, जिससे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम। ओके, ठीक है बच्चों, क्या करना है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास और मास रेशियो डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ये दोनों में से कोई काम करिए। अगर परसेंट दिए तो परसेंट बाय एटॉमिक मास, और मास का रेशियो दिए तो मास का रेशियो डिवाइड बाय क्या आपका एटॉमिक मास। मतलब जिस इंडिविजुअल एटम का परसेंटेज आप यूज कर रहे हैं उसी के एटॉमिक मास उसमें डिवाइड करें। ठीक है बच्चों, इसके बाद है रिलेटिव रेशियो। अभी रिलेटिव रेशियो कैसे निकलता है, तो क्या करना है बच्चों, इसमें करना है नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय, इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग यहां यूज करेंगे, और नंबर ऑफ एटम में मिनिमम वैल्यू से लोवेस्ट नंबर से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। क्या करना समझ पा रहे हो बच्चों, ये जो परसेंट बाय एटॉमिक मास आप करेंगे ना तो सभी का लिख देंगे, इसमें से जो मिनिमम होगा ना उससे वो खुद को और बाकी सबको भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, मिनिमम वाले से, ये बात आप ध्यान रखना। क्या लिख लेंगे आप कि नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका नाम ही है क्या, रिलेटिव रेशियो। मतलब ये जो एटम है इनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेशियो आ जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेशियो। और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो रेशियो निकलता है उसी रेशियो से तो हमें क्या मिलता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशियो जो हम निकालते हैं वही क्या होता है बच्चों हमारे लिए, इंपेरिकल फॉर्मूला, और वही तो हम यहां भी कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलेटिव रेशियो। ठीक है, अब यहां एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये यहां जो रिलेटिव रेशियो आ रहा है वो अगर सिंपलेस्ट है तो ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर जो रेशियो है उस रेशियो का यूज करके हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे। लेकिन अगर यहां रेशियो सिंपल नहीं आया, सपोज एक आया 1, 2 और 3, तो इसका मतलब ये क्या है आपका सिंपल रेशियो।
ठीक है। मान लो एलिमेंट यहां पे आपने x लिया, ये y लिया और ये z, तो x में आया रिलेटिव 1:2, फॉर्मूला क्या जाएगा x y 2 और z 3, इस तरीके से। लेकिन मान लो सिंपल नहीं आया, एक आया 1, एक आया 1.5 और एक आया 2, दिस इज नॉट सिंपल रेशियो, ठीक है। फिर हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और बच्चों हम यहां पे इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल रेशियो में। और ये कैसे निकलेगा, तो रिलेटिव रेशियो इंटू लोवेस्ट नंबर। अपने मर्जी से कोई भी लोवेस्ट नंबर आपको यूज करना है और उस नंबर से सभी में मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये इनके बीच का जो रेशियो है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे 1.5 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी 2 ऊपर भी 2, यहां भी 2, तो ये हो गया 2:3 और ये क्या आपका 4, तो 2:3:4, दिस इज व्हाट सिंपल रेशियो। तो अब इसका यूज करके फिर हम क्या लिख देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 y3 और z4। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको। अब मैं एक साथ वापस से आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहेगा उस एलिमेंट का पहले नाम लिख दीजिए, फिर सेकेंड कॉलम में उनके परसेंटेज को मेंशन कर दीजिए, या अगर मास का रेशियो दिया है तो मास के रेशियो को मेंशन कर दीजिए। थर्ड कॉलम में क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम निकालना है, कैसे, परसेंट में एटॉमिक मास से डिवाइड करके, या फिर मास रेशियो में एटॉमिक मास डिवाइड करके। अब जो वैल्यू आएगा उसको लिख दीजिए। इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो होगा, उससे सभी को क्या कर देना है, डिवाइड। तो सभी से डिवाइड करने के बाद यहां वैल्यू मेंशन कर देना है, और ये जो वैल्यू यहां पाएगा उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेशियो। अगर ये रिलेटिव रेशियो सिंपल में है तो अच्छी बात है, यहीं पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फिर ये जो नंबर आएगा, रिलेटिव रेशियो आएगा, उसका यूज करके हम लिख देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। और मान लो अगर सिंपल नहीं आया, ठीक है, तो एक स्टेप हम आगे और बढ़ेंगे, जिसका नाम हम लिखे रखे हैं सिंपल रेशियो, ठीक है। तो उसमें कैसे बढ़ेंगे, तो कोई भी मिनिमम नंबर से इन सभी में मल्टीप्लाई करके इनको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सिंपलेस्ट रेशियो में, माय डियर स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो ये तो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा दिया, बट अब इसको हम लोग बाय यूजिंग प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे और पूरे कंसेप्ट को देखेंगे अच्छे से, और मैं आपको अच्छे से समझाने का काम करूंगा, ठीक है बच्चों। फिर से शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले एलिमेंट का नाम, दूसरे में परसेंट या फिर मास का रेशियो, तीसरे में क्या करेंगे, परसेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो इससे क्या निकल जाएगा, समझ लो ए में मिनिमम ए डिवाइड बाय क्या करना है आपको, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा आपका रिलेटिव रेशियो। इसके बाद क्या करना है, अगर सिंपल आ गया तो ठीक है, ही निपट गया काम, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, रिलेटिव रेशियो इनटू व्हाट, लोवेस्ट नंबर अपनी मर्जी का, इससे क्या आ जाएगा आपका SR, सिंपलेस्ट रेशियो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू आपको बताता हूं इस कंसेप्ट का यूज, समझाता हूं इस कंसेप्ट का यूज, आपको ब्रिलियंट बनाता हूं मैं इस कंसेप्ट में, ठीक है, ताकि आपसे बाद में कैसा भी प्रॉब्लम पूछे तो आप बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे, एग्जांपल है कि परसेंट कंपोजिशन बाय मास, परसेंट कंपोजिशन बाय मास ऑफ ए हाइड्रोकार्बन is as followed। यहां दे रखा है बच्चों, कार्बन जो है वो 20% है, ठीक है, और हाइड्रोजन दे रखा है आपको, सॉरी, कार्बन दिया है 80% और हाइड्रोजन दे दिया आपको 20%, ठीक है, ये गिवन है। तो कुछ भी नहीं करिए, सबसे पहले क्या करिएगा, एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का नेम कौन कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे लिख दीजिए। दूसरे में क्या दिया, परसेंट दिया है तो परसेंट मेंशन करो, ये 80% इसके सामने और ये कितना 20%। नेक्स्ट में क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, कैसे, परसेंट बाय एटॉमिक मास, कैसे निकलेगा, तो देखो 80 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 और ये 20
डिवाइड बाय 1, ठीक है। तो ये यहां से आ जाएगा बच्चों आपको 3 4 जा 24, ये आ गया आपका 20/3 और ये आ गया 20। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे, नाम है इसका रिलेटिव रेशियो, और यहां कैसे निकलता है, ए डिवाइड बाय मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। तो अब देखिए ये भी ए है और ये भी ए है, इन दोनों मिनिमम क्या है, 20/3 एक है और एक है 20, तो इन दोनों मिनिमम क्या हो गया 20/3, मतलब 20/3 से सभी को डिवाइड कर देंगे। तो 20/3 डिवाइड बाय 20/3 एंड 20 डिवाइड बाय 20/3। तो देखिए ये कट के यहां से क्या आ गया बच्चों 1, और ये ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा यहां से 3। तो देखिए अब ये इनके बीच का जो रेशियो, इसका नाम है रिलेटिव रेशियो, और ये 1:2 क्या आ गया आपका 3। तो देखिए 1:3 क्या है, सिंपल रेशियो है, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर सिंपल नहीं होता तो हम आगे जाते। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अब कंडीशन क्या है, इसका यूज करके हम लिख देंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। कैसे, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन, और इनके बीच का जो यहां रेशियो है कितना है 1:3, मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, तो C1H क्या हो गया आपका 3। दिस इज व्हाट इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहले कॉलम में एलिमेंट का नाम, दूसरे कॉलम में परसेंटेज या जो मास का रेशियो है, तीसरे कॉलम में परसेंट में डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास, या मास का रेशियो तो मास का रेशियो डिवाइड बाय एटॉमिक मास, फिर एक वैल्यू आएगा, इस वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू है उससे सभी को क्या कर देना है डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका नाम है रिलेटिव रेशियो। ये बताता है इंपेरिकल फॉर्मूला में जो रेशियो होता है ना एटम का, उस रेशियो को अगर सिंपल है तो ठीक है, नहीं है तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम में कंडीशन दिया हुआ है कि वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 15। इसमें आगे कंडीशन दिया हुआ है कि इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 15, ठीक है, देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब देखिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है m/2, और वेपर डेंसिटी कितना है 15, m/2, m इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया बच्चों 30। तो अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास भी कितना निकल गया 30। तो अब n का वैल्यू निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 30 और यहां से 12 + 3 कितना हो गया 15। दिस इज व्हाट इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो 15, तो वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2, तो n इज इक्वल टू आ गया 2। अब यहां से लिख देंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला 2 इंटू CH3, तो ये यहां और यहां जाकर मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा C2H6, मतलब इथेन आ गया बच्चों क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना माय डियर स्टूडेंट। मैंने आपको पूरी कंडीशन बता दिया है, समझा दिया है, ठीक है। बस इस स्टेप को फॉलो करिएगा, पूरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड मेथड है वो आपको मैं बताता हूं, देखिए जरा ध्यान से कि सेकेंड मेथड इसका क्या है। ठीक है, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड बता रहा हूं। जिस प्रॉब्लम को मैंने अभी सॉल्व किया ना उसी को सॉल्व करता हूं, ठीक है। इसमें दे रखा है कि आपका 80% कार्बन एंड 20% व्हाट हाइड्रोजन। सीधा है बच्चों कि जिस भी कंपाउंड का इसने इंफॉर्मेशन दिया है, जिस कंपाउंड में इसने बोला कि कार्बन 80% है और हाइड्रोजन 20% है, उसके बारे में आप ये समझ लो, अज्यूम कर लो, ऑलवेज ऐसा अज्यूम करना, अज्यूम वेट ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, ठीक है। तो टोटल वेट कंपाउंड का अगर 100 ग्राम है, उसमें से
कार्बन हाइड्रोजन है, 80% अगर कार्बन है तो 100 में 80% कितना हो जाएगा बच्चों? 80 ग्राम कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन, मतलब क्या हो गया बच्चों? 20 ग्राम क्या आपका हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, मोल निकाल दीजिए इनका। कैसे निकलेगा? 80 डिवाइड बाय इसका मोलर मास क्या आपका 12, और ये 20 डिवाइड बाय क्या आपका 1, तो यहां से कितना आ गया बच्चों? ये 20/3, और ये आ गया आपका 20। इसके बाद बच्चों इसका आप निकालो रिलेटिव रेशियो। ठीक है, रेशियो कैसे निकालेंगे? तो जो आया उनको आप 20/3:20, तो 20 कैंसिल आउट हो गया, 1/3 क्या आ गया 1। ठीक है, यहां से कितना आ गया 1/3:1। अब अगर ये सिंपल आ गया तब तो इस नंबर का यूज करके सीधा हम इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे, इस रेशियो का यूज करके। अगर नहीं तो सिंपल में कन्वर्ट करिए। कैसे? मल्टीप्लाई कर दो 3 से दोनों साइड, कट के कितना हो गया 1:3। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे CH3। ठीक है, तो आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमारे पास इसका मास कितना था 15, और वेपर डेंसिटी दिया था कितना आपका 15, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका मोलर मास 30। तो अब n का वैल्यू क्या आपका 30/15 इक्वल टू कितना 2। इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू 2 इक्वल टू क्या आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला CH3 इंटू 2, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा बच्चों C2H6 इज इक्वल टू व्हाट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अंडरस्टैंड? तो दोनों में से जो मेथड आपको लगाना है उसको अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस मेथड में क्या करना है, अज्यूम करना है कि जिस भी कंपाउंड का नाम ये ले वो 100 ग्राम है, 100 में से परसेंटेज का 80, तो ये 80 ग्राम हो गया और ये 20 ग्राम। अब मोल निकाल लो, और आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें मोलर रेशियो के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है, इसलिए मोल का रेशियो निकाल रहे हैं। अगर मोल का रेशियो निकाल रही है सिंपल में आ गया तो ठीक है, नहीं तो सिंपल में इसको हम कन्वर्ट करने का काम करेंगे। जैसे सिंपल में आप कन्वर्ट करेंगे वही उसका आ जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, दोनों मेथड में से आपको जो सूटेबल लगे उस मेथड को आप अप्लाई करो एंड प्रॉब्लम को बच्चों आप सॉल्व करो, बस।